नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मनीष जिस सौरभ को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, पैसों के लालच में वही उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया। क्या हुआ था मनीष के साथ और क्या किया था सौरभ ने, और क्या हुआ था उन दोनों के बीच में जो दोस्ती से दुश्मनी में तब्दील हो गया, आज हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। मनीष जिस सौरभ को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, पैसों के लालच में वही उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया था। मनीष को घर से गए 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। इतनी देर तक वह घर वालों को बताए बिना कभी गायब नहीं रहता था। उसके भाई अनिल ने कई बार उसके दोनों फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन किया था, लेकिन हर बार उसके दोनों नंबरों से स्विच ऑफ बताया था। इसके बावजूद वह बीच बीच में फ़ोन मिलाता रहा कि शायद फ़ोन मिल जाए। पूरा घर मनीष को लेकर काफ़ी परेशान था। संयोग से सुबह 7 बजे के लगभग मनीष का फ़ोन मिल गया। मनीष के फ़ोन रिसीव करते ही अनिल ने कहा, मनीष तू कहाँ है? कल से तेरा कुछ पता नहीं चल रहा है। तुझे घर परिवार की इज्जत की भी फिक्र है कि नहीं? तू किसी को कुछ बताए बगैर ही दोस्तों के साथ मटरगश्ती कर रहा है। भाई मैं घंटे भर में घर पहुंच रहा हूं। दूसरी तरफ से मनीष की लड़खड़ाती आवाज़ आई। लड़खड़ाती आवाज़ सुनकर अनिल चौंका। उसकी समझ में नहीं आया कि वह इस तरह क्यों बोल रहा है। उसने कहा, वो तो ठीक है, तू घंटे भर में नहीं 1.25 घंटे में आ जाना, लेकिन ये तो बता कि कल शाम से तेरे दोनों फ़ोन बंद क्यों आ रहे हैं और तेरी आवाज़ को क्या हुआ है जो इस तरह आ रही है? भैया वो क्या है कि मेरे फ़ोन गाड़ी में रह गए थे। मनीष की आवाज़ फिर लड़खड़ाई। इसके बाद फ़ोन कट गया। अनिल ने तुरंत फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन का स्विच ऑफ हो गया। जिस तरह मनीष की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, साफ लग रहा था कि वे बहुत ज़्यादा नशे में है। 24 वर्षीय मनीष संगत की वजह से शराब भी पीने लगा था और इसलिए अनिल ने तय किया था कि उसके आते ही वह उससे बात करेगा कि वह अपनी आदत सुधारेगा या नहीं। जिस समय अनिल मनीष से फ़ोन पर बातें कर रहा था, उस समय उसकी माँ और घर के अन्य लोग भी वहीं बैठे थे। मनीष से हुई बातचीत अनिल ने घर वालों को बताई तो वो लोग और ज़्यादा परेशान हो उठे। उन्हें चिंता होने लगी कि वह गलत लोगों के साथ तो नहीं उठने बैठने लगा। क्योंकि अनिल की मनीष से बात हो चुकी थी, इसलिए वह ये सोचकर अपनी दुकान पर चला गया कि घंटे 2 घंटे में मनीष घर लौट ही आएगा। अब वह शाम को उससे बात करेगा। शाम के 5 बज गए, लेकिन ना तो मनीष घर आया और ना ही उसका कोई फ़ोन ही आया। बूढ़े पिता ओम प्रकाश गुप्ता बेटे की चिंता में पिछली रात भी नहीं सो पाए थे और बेटे को लेकर सारी रात उनके मन में उल्टे सीधे विचार आते रहे। अब दूसरा दिन भी बीत गया था और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अनिल दुकान से जल्दी ही घर लौट कर आ गया। वह मनीष के कुछ दोस्तों को जानता था, तो उसने उनसे भाई के बारे में पूछा, लेकिन उनसे उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली। 12 फरवरी को जब मनीष घर से निकला था तो बड़ी बहन शशि ने उसे फ़ोन किया था। तब उसने कहा था कि वह मोंटी के मेडिकल स्टोर पर बैठा है और आधे घंटे में घर आ जाएगा। मोंटी उर्फ मुकेश शर्मा का मेडिकल स्टोर लंगड़ी की चौकी में था। अनिल अपने भाई राजीव के साथ मोंटी की दुकान पर पहुंचा। जब अनिल ने मोंटी से मनीष के बारे में पूछा तो उसने कहा, मनीष कल दोपहर को यहाँ आया तो था, लेकिन घंटे भर बाद मोटरसाइकिल से कहीं चला गया था। यहाँ से वह कहाँ गया ये मुझे नहीं पता। वहाँ से निराश होकर दोनों भाई मनीष की अन्य संभावित स्थानों पर तलाश करने लगे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। थक हार कर दोनों भाई रात 11 बजे तक घर लौट आए। बीच बीच में वो मनीष को फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन उसके दोनों फ़ोन स्विच ऑफ ही बताते रहे। किसी अनहोनी की आशंका से घर की महिलाओं में रोना पीटना भी शुरू हो गया था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि मनीष ऐसी कौन सी जगह चला गया जहाँ से उससे फ़ोन पर बात करना भी मुश्किल हो रहा है। खैर, जैसे तैसे रात कटी। अगले दिन पूरे मोहल्ले में मनीष के 2 दिनों से गायब होने की खबर फैल गई।
मोहल्ले वाले गुप्ता के यहाँ सहानुभूति जताने के लिए आने लगे और उन्हीं लोगों के साथ राजीव और अनिल जीवनी मंडी पुलिस चौकी पहुंचे और चौकी प्रभारी सूरजपाल सिंह को मनीष के लापता होने की जानकारी दी। यह पुलिस चौकी थाना छत्ता के अंतर्गत आती है और इसीलिए सूरजपाल सिंह उन्हें लेकर थाने पहुंचे। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह को जब मनीष के गायब होने की जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरंत उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी और मामले की जांच शुरू हो गई और जांच एसएसआई रमेश भारद्वाज को सौंप दी गई। जब उन्हें पता चला कि मनीष अपनी मोटरसाइकिल UP80 AY 4799 से घर से निकला था तो उन्होंने वायरलेस के जरिए जिले के समस्त थानों को मनीष का हुलिया और उसकी मोटरसाइकिल का नंबर बताकर उसके गायब होने की सूचना देने के साथ कहलवाया कि अगर इनके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुरंत थाना छत्ता को सूचना दे दी जाए। और इसके बाद यह मैसेज प्रसारित होने के कुछ देर बाद ही थाना सदर बाजार से थाना छत्ता को सूचना मिली कि मैसेज में बताई गई नंबर की नीले रंग की मोटरसाइकिल पिछली शाम को एक रेस्टोरेंट के सामने लावारिस हालत में बरामद हुई है। थाना सदर बाजार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। एसएसआई रमेश भारद्वाज ने यह खबर मिलने के बाद अनिल को थाने बुलाया और उसे साथ लेकर थाना सदर बाजार पहुंचे ताकि वह मनीष से बाइक की पहचान कर सके। थाना सदर बाजार पुलिस ने जब उसे रेस्टोरेंट के सामने से लावारिस हालत में बरामद की गई मोटरसाइकिल दिखाई तो अनिल ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह मोटरसाइकिल मनीष की ही थी। मनीष गुप्ता का परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। वह हाथों में सोने की वजनी अंगूठियां और गले में सोने के काफ़ी वजनी चेन पहनकर रखता था। उसके मोबाइल फ़ोन की भी काफ़ी महंगे महंगे थे और इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लूटपाट से उसका कत्ल करके लाश कहीं फेंक दी हो। लव एंगल की भी संभावना थी। इस बारे में पुलिस ने अनिल से पूछा भी, लेकिन उसका कहना था कि इस तरह की कोई बात उसने कभी सुनी नहीं। अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली थी। एसएसआई रमेश भारद्वाज ने मनीष के दोनों फ़ोन नंबरों को सर्विलांस पर लगवाने के साथ उसकी पिछले 5 दिनों की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई। 13 फरवरी 2014 को मनीष के दोनों फ़ोन की लोकेशन लंगड़ी की चौकी की मिली। इसके बाद लोकेशन खेरिया मोड़ अर्जुन नगर की आई। वहीं से उसकी अनिल से अंतिम बार बात हुई थी। इसका मतलब वह वहीं से लापता हुआ था। घर वाले भी अपने स्तर से मनीष के बारे में छानबीन कर रहे थे। उसके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, IDBI, एक्सिस बैंक और HDFC बैंकों में खाते भी थे जिसमें उसके लाखों रुपए जमा थे। मनीष के पास हर समय इन बैंकों के डेबिट कार्ड रहा करते थे। मनीष के बड़े भाई राजीव ने सभी बैंकों में जाकर छानबीन की तो पता चला कि अयोध्या कुंज अर्जुन नगर की ICICI बैंक के ATM से 13 फरवरी की शाम 17,500 रुपये निकाले गए थे। इसके अलावा 14, 15 और 16 फरवरी को अलग अलग ATM कार्ड से लगभग 3.5 लाख रुपए निकाले गए थे। ये बात जानकर घर वालों को आश्चर्य हुआ कि मनीष ने इतने पैसे क्यों निकाले होंगे। ये जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। जीवन मंडी पुलिस चौकी के इंचार्ज सूरजपाल सिंह राजीव गुप्ता के पास ही स्थित HDFC बैंक गए। उन्होंने ब्रांच मैनेजर से इस बारे में बात की तो ब्रांच मैनेजर ने बताया कि मनीष गुप्ता के खाते से ATM कार्ड द्वारा उस रोज 11:19 पर डेबिट कार्ड द्वारा पैसे निकाले गए थे। वे रुपये मोतीलाल नेहरू रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ATM बूथ से निकाले गए थे। पुलिस जानती थी कि पैसे निकालने वाले का भारतीय स्टेट बैंक के ATM बूथ पर लगे CCTV कैमरे में फ़ोटो ज़रूर आया होगा। उस दिन की फुटेज हासिल करने के लिए पुलिस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को बात की। जब बैंक अधिकारियों ने पुलिस और राजीव गुप्ता को फुटेज दिखाई तो पता चला कि मनीष के खाते से पैसे निकालने वाला कोई और नहीं, मनीष का दोस्त सौरभ शर्मा था। सौरभ शर्मा मुकेश शर्मा उर्फ मोंटी का सगा भांजा था। उसकी मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करने और एसेसरीज बेचने की दुकान थी। राजीव गुप्ता अक्सर उसी के यहाँ से अपना मोबाइल रिचार्ज कराते थे। उसकी दुकान मोंटी के मेडिकल स्टोर के बराबर में ही थी। मनीष ने अपने पैसे सौरभ से क्यों निकलवाए थे, इस बारे में सौरभ ही बता सकता था। पुलिस राजीव को साथ लेकर सौरभ शर्मा की दुकान पर पहुंची और वह दुकान पर ही मिल गया। पुलिस के साथ राजीव और अनिल को देखकर वह सकपका गया।
सब इंस्पेक्टर सूरजपाल सिंह ने उससे मनीष के बारे में पूछा तो उसने उसके बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। परंतु जब उसे एटीएम कैमरे की फुटेज दिखाई गई तो उसने कहा, क्या इसमें मैं मनीष गुप्ता की एटीएम कार्ड से रुपए निकालता हुआ दिख रहा हूँ सर? उस समय मैं अपने कार्ड से रुपए निकालने गया था। सौरभ झूठ बोल रहा था। यह बात पुलिस और राजीव गुप्ता अच्छी तरह जानते थे। पुलिस उसके खिलाफ और सबूत जुटाना चाहती थी, इसलिए उस समय उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। चौकी प्रभारी ने इस बात थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह को बताई। मनीष के बारे में कोई भी जानकारी न मिलने से लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जनता आंदोलन न कर दे, इससे पहले ही एसएसपी सुलभ माथुर ने इस मामले को लेकर एसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, क्षेत्राधिकारी करुणाकर राव और थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह को अपने ऑफिस में बुलाकर मीटिंग की और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने के निर्देश भी दिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का आदेश मिलते ही थाना प्रभारी ने सौरभ शर्मा और उसके मामा मोंटी उर्फ मुकेश शर्मा को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। मोंटी ने बताया कि जिस समय मनीष उसके मेडिकल स्टोर पर आया था वह दुकान पर नहीं था। उस समय मेडिकल स्टोर पर सौरभ था। सौरभ ने मोंटी की इस बात की पुष्टि भी की। इसके बाद पुलिस ने सौरभ से मनीष के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मनीष पर बाजार का करीब 15 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इसलिए वह गोवा भाग गया है। अगर वह गोवा भाग गया है तो उसका एटीएम कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया जिससे तुमने पैसे निकाले थे? थाना प्रभारी ने पूछा। सर, मैंने उसके नहीं अपने कार्ड से पैसे निकाले थे, सौरभ ने कहा। पुलिस ने जब उसके खाते की जांच की तो पता चला कि उसने उस दिन अपने खाते से पैसे निकाले ही नहीं थे। इस सबूत को सौरभ झुठला नहीं सकता था और इसलिए उसने स्वीकार कर लिया कि मनीष के एटीएम कार्ड से पिछले 3-4 दिनों में 3.5 लाख रुपए उसी ने निकाले थे। पुलिस ने जब उससे मनीष के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अपने भांजे रिंकू शर्मा के साथ मिलकर उसने मनीष की हत्या करके उसकी लाश को चंबल के बीड़ में फूंक दिया है। जब घर वालों को पता चला कि उसके दोस्तों ने मनीष की हत्या कर दी है तो घर में हाहाकार मच गया। पुलिस मनीष की लाश बरामद करना चाहती थी क्योंकि उस समय अंधेरा हो चुका था और इसलिए बीहड़ में लाश ढूंढना आसान नहीं था। अगले दिन यानी 18 फरवरी 2014 की सुबह सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में गठित एक पुलिस टीम सौरभ शर्मा को लेकर चंबल के बीहड़ों में जा पहुंची। टीम सौरभ शर्मा द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहां लाश नहीं मिली। सौरभ पुलिस टीम को वहां 3 घंटे तक इधर उधर घुमाता रहा और पुलिस ने जब सख्ती की तो आखिर वह पुलिस को वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर अरंगन नदी के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के पीछे ले गया और उसने बताया कि यहीं से उसने मनीष की लाश को खाई में फेंक दिया था। खाई में भी पुलिस को लाश दिखाई नहीं दी। इससे अनुमान लगाया गया कि जंगली जानवर लाश खींच कर ले गए होंगे। लिहाजा पुलिस इधर उधर लाश ढूंढने में लगी रही और करीब 15 मिनट के बाद एक पुराने खंडहर के पीछे एक सड़ी गली लाश दिखाई दी। लाश काफ़ी विकृत अवस्था में थी। उसका चेहरा किसी भारी चीज़ से कुचला गया था और उसका दाहिना हाथ शरीर के सारे कपड़े गायब थे। बाएं हाथ की एक अंगुली में सोने की अंगूठी थी। उसी अंगूठी और जूतों से मनीष के भाई राजीव ने लाश की शिनाख्त की। लाश की स्थिति से अनुमान लगाया गया कि मनीष की हत्या कई दिनों पहले ही कर दी गई थी। मनीष की लाश बरामद होने के बाद राजीव ने अपने घर वालों को ये बात बता दी। मौके की ज़रूरी कार्यवाही पूरी करके पुलिस लाश लेकर आगरा आ गई। जैसे ही लाश पोस्टमार्टम हाउस पहुंची, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वहां से जीवनी मंडी पुलिस चौकी पहुंचकर वहां से गुजरने वाले वाहनों को अपने गुस्से का शिकार बनाना शुरू कर दिया। लोग दुकानों पर तोड़फोड़ और लूटपाट करने लगे। इसमें कई राहगीर भी घायल हुए थे और मौके पर जो 2-4 पुलिसकर्मी थे उन्हें समझाने और रोकने में असमर्थ रहे। उसी समय शहर के मेयर वहां पहुंचे तो भीड़ ने उनकी गाड़ी को भी छत बिछत कर दिया। किसी तरह गनर के साथ भागकर वह सुरक्षित जगह पर पहुंचे। यह हंगामा लगभग 1 घंटे तक चलता रहा और ऐसा लग रहा था मानो शहर में पुलिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही थी। जब एसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज काफ़ी फोर्स के साथ वहां पहुंचे और हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया, तब जाकर हंगामा रुका। पूछताछ में सौरभ शर्मा ने मनीष की हत्या की जो कहानी पुलिस को बताई वह मन में राम बगल में छुरी वाली कहावत की चरितार्थ करने वाली थी।
मनीष गुप्ता आगरा जिले के थाना छत्ता के मोहल्ला मसवा की बागीची का रहने वाला था। वह अपने 9 बहन भाइयों में 8वें नंबर पर था। उसके पिता ओम प्रकाश गुप्ता की इलेक्ट्रिकल की दुकान थी, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती थी। बीएससी करने के बाद मनीष पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा और पिछले 8-9 महीने से मनीष दवाइयों का कारोबार करने लगा था। उसके संबंधों और व्यवहार की वजह से उसका यह कारोबार भी चल निकला। उसे मोटी कमाई होने लगी थी। उसके कई बैंकों में अपने खाते खोल लिए थे। मनीष गुप्ता अपने खानपान और पहनावे का काफ़ी ख्याल रखता था। शौकीन होने की वजह से वह काफ़ी महंगे मोबाइल फ़ोन भी रखता था। दोनों हाथों की उंगलियों में 7 सोने की अंगूठियाँ और गले में काफ़ी हैवी चेन सोने की पहन कर रखता था। यह सब देखकर कोई भी उसकी संपन्नता को समझ सकता था। वैसे तो अपनी उम्र के तमाम लड़कों के साथ उसका उठना बैठना था, लेकिन उनमें से 5-7 लोग उसके काफ़ी करीबी थे। उनके साथ उसकी दांत काटी रोटी वाली बात थी। उन्हीं में से एक था सौरभ शर्मा। खेरिया मोड़ अर्जुन नगर का रहने वाला सौरभ मनीष का ऐसा दोस्त था जो मनीष की हर बात को जानता था। सौरभ के पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। उसके मामा मोंटी उर्फ मुकेश शर्मा का लंगड़े की चौकी में मेडिकल स्टोर था। इसके अलावा मोंटी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था। मोंटी ने अपने मेडिकल स्टोर के पास एक कैबिन बनवाकर उसमें सौरभ को मोबाइल रिचार्ज और एसेसरीज का धंधा करा दिया था। मनीष मोंटी के मेडिकल स्टोर पर दवाएं सप्लाई करता था और इसीलिए वहां आने पर सौरभ से अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करा लेता था। सौरभ मनीष की हम उम्र का था और इसलिए उसकी उससे दोस्ती हो गई थी। सौरभ काफ़ी तेज तर्रार था। उसी की मार्फत मनीष ने ICICI और HDFC बैंकों में खाते खुलवाए थे। मनीष को उस पर इतना विश्वास हो गया था कि कई बार उसने अपने खातों में मोटी रकम जमा कराने के लिए सौरभ को भेजा था। सौरभ और मनीष बेशक गहरे दोस्त थे, लेकिन दोनों के स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर था। सौरभ भी चाहता था कि उसके पास भी ढेर सारे पैसे हों, लेकिन उस छोटी सी दुकान की आमदनी से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। लिहाजा उसने अपने धनवान दोस्त की दौलत के सहारे अपनी इच्छा पूरी करने की योजना बनाई। उस योजना में उसने अपने भांजे रिंकू को भी शामिल कर लिया और रिंकू की स्थिति भी सौरभ जैसी ही थी। दोनों में सलाह मशविरा करने के बाद मनीष के पैसे हड़पने की एक फुल प्रूफ योजना बना डाली। 13 फरवरी 2014 को दोपहर के समय मनीष घर से खा पी कर अपनी मोटरसाइकिल से मोंटी के मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। उस समय मोंटी अपनी दुकान पर नहीं था, सौरभ ही वहां बैठा हुआ था। सौरभ ने मनीष से अपनी प्रेमिका से मिलवाने की बात कही। पहले तो मनीष ने टाल दिया, लेकिन बार बार कहने पर मनीष तैयार हो गया। तब सौरभ ने मनीष को अर्जुन नगर अपने घर के पास भेजकर इंतजाम करने को कहा। मनीष अर्जुन नगर तिराहे पर पहुंचकर सौरभ का इंतजार करने लगा। करीब 2 मिनट के बाद सौरभ वहां पहुंचा। सौरभ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया तो मनीष उसके बताए स्थान की तरफ चल दिया। रास्ते में सौरभ का भांजा रिंकू शर्मा भी मिल गया। सौरभ ने उसे भी अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। सौरभ उसे अर्जुन नगर के ही एक कमरे पर ले गया, जिसे रिंकू शर्मा ने अपनी पढ़ाई के लिए किराए पर ले रखा था। कुछ देर बाद रिंकू मनीष के लिए कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले आया और उसको कोल्ड ड्रिंक में रिंकू ने नींद की दवा मिला रखी थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मनीष बेहोश होने लगा। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। मनीष की आंखें झपकने लगी तो सौरभ अपने असली रूप में आते हुए बोला, मनीष, मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें काट कर किसी नाले में फेंक दिया जाएगा। मनीष जानता था कि उसका दोस्त सौरभ गुस्सैल और लड़ाकू है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वह पैसों के लिए इतना गिर सकता है। उसकी जान खतरे में थी और वह बेहोशी की तरफ बढ़ रहा था। फिर भी जान खतरे में देखकर उसने हाथ जोड़कर सौरभ से पूछा, तुझे क्या चाहिए भाई, मुझे बता दे, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। फिलहाल तो तू अपनी जेब में रखे सभी ATM कार्ड्स मुझे दे दे और उनका पिन नंबर भी बता दे। अर्ध बेहोशी की हालत में भी मनीष समझ रहा था कि अगर उसने ATM कार्ड्स और पिन नंबर नहीं दिए तो ये दोनों उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा उसने अपने सभी ATM कार्ड्स उसे सौंपते हुए और उसके पिन नंबर बता दिए। इसके थोड़ी देर बाद मनीष पूरे तरीके से बेहोश हो गया। मनीष के बेहोश होते ही सौरभ ने उसी शाम एक ATM कार्ड का इस्तेमाल करके पास के ही ICICI बैंक के ATM से 7,500 रुपये विड्रॉल करवाए। उस समय रिंकू मनीष की निगरानी कर रहा था।
सौरभ ने मनीष के दोनों मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। रात में मनीष को होश ना आ जाए, सौरभ ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मनीष के परिवार वालों को गुमराह करने के लिए अगले दिन सुबह सौरभ ने उसके दोनों फ़ोन चालू कर दिए। दूसरी ओर से मनीष से बात भी करवा दी और उसके घर वाले। इस बीच में मनीष के भाई अनिल का फ़ोन आया तो मनीष होश में नहीं था। फिर सौरभ ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे फ़ोन पर क्या कहना है, इसलिए फ़ोन रिसीव करके मनीष ने वही कहा जो सौरभ ने कहने के लिए कहा था। भाई से बात कराने के बाद सौरभ ने उसे पुनः बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और इसके बाद दोनों मोबाइल फ़ोन फिर से बंद कर दिए। उन्होंने उसके हाथों की उंगलियां और गले से चेन निकाल ली। योजना के अनुसार उन्होंने एक ही अंगूठी छोड़ी थी। अब वह उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। योजना के अनुसार 14 फरवरी 2014 की सुबह 9:30 बजे रिंकू अरनोटा गांव जाने को कहकर एक टेम्पो लेकर आ गया। यह गांव चंबल के बीहड़ में पड़ता है। अर्धबेहोशी की हालत में उन दोनों ने मनीष को उस टेम्पो में बैठा लिया। सौरभ मनीष के साथ टेम्पो में बैठ गया तो रिंकू मनीष की मोटरसाइकिल लेकर टेम्पो के पीछे पीछे चलने लगा। अरनोटा गांव पहुंचने के बाद सुनसान जगह देखकर मनीष को टेम्पो से उतारकर उन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और बसई अरेला गांव के नज़दीक आंगन नदी के पेट्रोल पंप के पीछे की झाड़ियों में जा पहुंचे। वहां उन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और मनीष की शिनाख्त न होने पाए इसके लिए उन्होंने उसके कपड़ों और चेहरे पर तेजाब डालकर उसे जला दिया। तेजाब वो अपने साथ लेकर आए थे। मनीष के दाहिने हाथ को पत्थर पर रखकर दूसरा भारी पत्थर पटक कर उसके हाथ को शरीर से अलग कर दिया। दूसरे हाथ की भी सारी उंगलियां तोड़ दी। एक अंगूठी उन लोगों ने जानबूझकर उसकी उंगली में छोड़ दी थी कि अगर पुलिस को लाश भी मिल जाए तो उसे प्रेम प्रसंग के चलते नफरत में की गई हत्या समझी जाए, लूट की वजह से नहीं। वहाँ से चलने से पहले सौरभ और रिंकू ने एक भारी पत्थर उठाकर मनीष के सिर पर दे मारा। मनीष की खोपड़ी कई टुकड़ों में बंट गई। लाश को बुरी तरीके से छत विच्छत करने के बाद दोनों ने उसे 40-50 फुट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया और फिर आगरा लौट आए। फतेहाबाद रोड स्थित ATM से 1,10,000 रुपये अलग अलग कार्डों के जरिए निकाल लिए गए और इसके बाद उन्होंने मनीष की मोटरसाइकिल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी और अपने घर चले गए। सौरभ ने मनीष के ATM कार्ड से कुल 3.5 लाख रुपए निकाले थे। मनीष के गहने और ATM से निकाले गए दोनों ने आपस में बांट लिए। मनीष की मोटरसाइकिल आगरा कैंट स्टेशन के बाहर GRP ने बरामद करके इसकी सूचना थाना सदर बाजार को दे दी, जिसे बाद में मनीष के भाई ने पहचान लिया था। सौरभ और रिंकू के खिलाफ भादंवी की धारा 364, 302, 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दूसरे अभियुक्त रिंकू की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश डाली गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कथा संकलन तक वह फरार था। पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका था। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी। अब भरोसा करते हैं, दोस्त बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भरोसा करने से पहले इतना ज़रूर देख लीजिए कि इंसान का स्वभाव कैसा है, क्योंकि अगर वो किसी एक के लिए ख़तरनाक हो सकता है, अगर वो लालची हो सकता है, तो वो आपके लिए भी लालची होगा। और इस तरीके की दोस्ती कभी भी सुखदायी नहीं होती, हमेशा ख़तरनाक रहती है। तो इसलिए दोस्त बनाने से पहले भी एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। अगर मनीष ने ये किया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी। अब कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ सुषमा शाह जी का, राहुल खत्री जी का, सनी भंडारी जी का, जो रेगुलर मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा में मुझे मोटिवेट करते हैं और कभी भी वो वीडियो को देखना नहीं भूलते। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी वो मुझे मोटिवेट करना नहीं भूलते। वो परिवार के ऐसे मेंबर्स हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो इन तीनों सबको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू बोलूँगी कि आप सब मेरे साथ इतना सपोर्ट लेकर खड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आप भी हमारे फैमिली के बड़े अच्छे से मेंबर बन सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें,
सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।